राजस्थान का सिर्फ ये चुनाव नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है राजनीति में जो 2024 तक। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। सीकर के बाद अब दौसा आप पहुंच रहे हैं। सीकर गया था और सीकर में बहुत अच्छी सभा रही, बहुत उत्साह लोगों में मुझे देखने को मिला। और एक तरीके से मैं मानता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक आंधी सी चल रही है, बहुत स्ट्रांग अंडर करंट है और लोग सरकार बदलने के लिए आतुर हैं। आपको आंधी दिखाई दे रही है गहलोत जी के खिलाफ या बीजेपी के पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में और गहलोत जी के खिलाफ, दोनों ही बातें हैं। क्यों लग रहा है सर आपको? किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं? 4-5 बड़ी बातें आपको क्या लगती हैं जो अशोक गहलोत के खिलाफ जा सकती हैं और बीजेपी के पक्ष में? पहली बात तो यह है कि गहलोत सरकार का कुशासन और भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न और इसके साथ साथ किसानों के साथ जो तिरस्कार हुआ है, उनके साथ जो जिस तरीके का उन्होंने धोखा दिया है, उससे किसान भी बहुत उद्वेलित है, दुखी है। और दुख के साथ साथ बदलाव के लिए जैसे जिसे कहते हैं कि बैठा हुआ है कि बस मौका मिले और हम सरकार गिराएं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, फिर आवास योजना है, आवास योजना में 9 लाख मकान रोक दिए गए बनने से, तो इससे चीजों का गुस्सा है। और विकास के दृष्टि से जो यहाँ काम हुआ है, जैसे मैं दौसा में आया हूँ, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। सीकर गया हूँ, सीकर को एक नया मेडिकल कॉलेज दिया गया है, एक यूनिवर्सिटी दी गई है, हाईवेज बन रहे हैं। तो जो भारत दोनों ही जगह अमृत भारत में स्टेशंस बन रहे हैं, तो इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है। और अमृत भारत में जो नए स्टेशंस बन रहे हैं, सीकर में भी और दौसा में भी, और ऐसे कई स्थानों पर है, लगभग 34 स्थानों पर बन रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने पर लोगों का विश्वास बनता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके देते हैं, ही डिलीवर्स। और कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार ने धोखा दिया, कर्जा माफी नहीं की, 19,400 किसानों को उनकी जमीन कुर्क हुई है। दीज आर द इश्यूज। लेकिन नड्डा जी, राजस्थान में कहा जाता है कि वैसे भी जनता जो है वो सरकार पलट देती है, तो फिर वही हो, अगर होता भी है तो वही होगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमें जो यहाँ दिखता है वो इसलिए नहीं कि उनको जाना है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसलिए दोनों ही चीजें हैं। उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन हमारे नेशनल गवर्नमेंट की जो प्रो इनकम्बेंसी है, वो चाहते हैं लोग कि वह राजस्थान की धरती पर भी उतरे। इसलिए दोनों ही बात है, नेगेटिविटी उनकी है और पॉजिटिविटी हमारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग है। दौसा सीट जिस पर आप आए हैं अभी प्रचार करने के लिए, यहीं पर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के मुरारी लाल ने आपके शर्मा जी जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको पिछली बार भी हरा दिया था, आपने फिर उनको रिपीट किया है। हाँ, पिछली बार की बात अलग थी, लेकिन इस बार मेरा पूरा विश्वास है कि यह सीट भी जीतेंगे और अच्छे मेजोरिटी से हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये जो आप लोगों से बातचीत करते हैं तो कनेक्ट बनाने के लिए मतलब किस तरह से आपको क्या लाइन है? आप सबसे ज्यादा फोकस आपका किस पे रहेगा अभी जो भाषण देंगे आप दौसा? सभी चीजों पर रहेगा। विकास पर रहेगा, जो मिस गवर्नेंस गहलोत सरकार की रही है उस पर रहेगा, जो हमारा गुड गवर्नेंस रहा है उस पर रहेगा। मोदी जी पे कितना रहेगा? पूरा रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट वो लीड कर रहे हैं और प्रो इनकम्बेंसी है, उसका लाभ और लोग चाहते हैं कि वो चीज यहाँ भी उतरे, तो इसलिए वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में भी आप बातचीत, आपके तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं सर आपके स्वागत के लिए। फिर आगे पीएम के फेस पर चुनाव लड़ना, ऐसा दाव कितना सही कितना गलत, इन सब पर आपसे बातचीत करेंगे। आइए सीधे चलते हैं आपके साथ रैली ग्राउंड। तो अध्यक्ष जी, अब मंच पर नारे लग रहे हैं और आपके भाषण का टाइम आ गया है। किन मुख्य मुद्दों पर फोकस? सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो रैली के बाद अब बात मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 11वें नंबर से ब्रिटेन को पछाड़ते हुए
5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत का। आज से 9 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे? 2.5 लाख लोगों को, नौजवानों को 5 साल में हम नौकरी देंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नड्डा जी, आपने स्टेज से ये कहा कि अशोक गहलोत ने ग्रहण लगा दिया है राजस्थान पर, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं वो विकास की राजनीति। अब देखिए गहलोत में कितना दम है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सब कूद गए हैं मैदान। ऐसा है, हम लोग कोई भी चुनाव लड़ते हैं, मैंने अंजना जी आपको पहले भी बताया कि कोई भी हम चुनाव लड़ते हैं हम पूरी शिद्दत के साथ और ताकत के साथ लड़ते हैं और सब लोग पूरी ताकत से लगते हैं। आज हमारे गृह मंत्री जी भी यहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम है और मेरा कार्यक्रम है और बहुत से हमारे नेताओं का कार्यक्रम है। तो ये कोई किसी को देख करके नहीं होता। चुनाव लड़ना है तो फिर चुनाव लड़ना है और लड़ना है तो ढंग से लड़ना है। लड़ना है तो फिर यहाँ से लेकर तेलंगाना हर जगह पर पूरी ताकत झोंकनी है। लगभग रोजाना कितनी रैलियां आप कर रहे हैं? 3 से 4 रैली या 3 रैली 1 रोड शो, इस तरीके का हम करें। प्रधानमंत्री ने भी जयपुर में बड़ा सा रोड शो किया, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही शानदार रोड शो था और उस रोड शो में जो उत्साह देखने को मिला वो जयपुर के बारे में तय कर देता है। एक सवाल और, राज्यों के चुनाव में भी लगता है कि आप लोग केंद्रीय नेतृत्व के ही भरोसे हैं। ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि हम स्थानीय नेतृत्व से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक सभी लोग सब स्तर पर लगते हैं। इसलिए राष्ट्र के भी हमारे मोदी जी हमारे दुनिया के नेता हैं, दुनिया में उनकी धमक है, उनको लोग चाहते हैं और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये हमारा सौभाग्य है, तो उनका हम सदुपयोग, उनकी इच्छा हमेशा रहती है कि पार्टी कैसे मजबूत हो सके, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनका उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये मेरी जिम्मेदारी। अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर रोड शो कराते हैं वोटिंग से पहले। सब मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे नेता हैं जिनका जो सर्वमान्य है और सब लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड में रेटिंग में नंबर 1 है। तो आप समझिए ना, मेरे लिए वो कितनी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे पार्टी के नेता हैं और अपने आप को कार्यकर्ता समझ करके वो काम करते हैं। जो भी उनकी इच्छा, जो भी हम कहते हैं उसको वो पूरा करते हैं और अपने से खुद बढ़ करके कि पार्टी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उनका हम उपयोग न करें, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम उनका उपयोग करते हैं और लाभ भी पार्टी को बहुत मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और साथ ही साथ उनके कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नड्डा जी, आप यहाँ आए हैं सीकर के बाद, तो आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलिए। अब जयपुर में आगे की बातचीत होगी। तो राजस्थान का घमासान है और इस रण में तमाम रैली रोड शोज करने के बाद हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अब बातचीत के लिए यहां पर जुड़े हैं। नड्डा जी, जब आप प्रधानमंत्री के चेहरे को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या इस बात की ये स्वीकारोक्ति नहीं है कि आपकी जो स्टेट लीडरशिप है इन तमाम राज्यों में, उस स्टेट लीडरशिप पर एंटी इनकम्बेंसी का डर आपको सता रहा है और भरोसा आपका उन चेहरों पर कम है, इसीलिए पीएम का चेहरा सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम थोड़ा सा इसको आप स्ट्रेटजी वाइज समझिए। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मास बेस्ड है और आइडियोलॉजिकल पार्टी है। प्रधानमंत्री आज दुनिया में पॉपुलैरिटी रेटिंग में सबसे ऊपर है दुनिया में। अब ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और शीर्षस्थ नेता है और वह अपने आप को कार्यकर्ता भाव से संगठन के लिए हमेशा काम के लिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो हमारे नेता, ये हमारा सौभाग्य है, तो कैंपेन में हम उनका सदुपयोग करें, ये आवश्यक भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। अब यहां से मैं आपको थोड़ी दूसरी बात भी समझाऊंगा कि जब हम कैंपेन करते हैं तो जिला लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक सभी लीडर प्रोग्राम्स में आते हैं और सभी के प्रोग्राम्स होते हैं। अब यहां क्या स्टेट लीडर्स के प्रोग्राम नहीं हो रहे? क्या हो रहे हैं?
लोगों ने 30-30 रैलियां की हैं, 20-20 रैलियां की हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी आते हैं, रक्षा मंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है। तो अब डिफरेंस क्या है? कांग्रेस में ये फलाने का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, ये फलाने का कार्यकर्ता है। तो फलाने की जगह फलाने राम नहीं जाएंगे और फलाने के यहां फलाने राम नहीं जाएंगे। हम एक साथ एक दिन में 20-20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर करते हैं। कैसे करते हैं? हर एक को 4-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज करते हैं, और प्रधानमंत्री तो संभाग को करते हैं, यानी 10-10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिसको आप लोग कई बार कारपेट बॉम्बिंग भी कह देते हैं। तो ये हम काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर विश्वास नहीं है, ऐसा लगता है ना सर कि स्टेट लीडरशिप पे आपको भरोसा नहीं? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। लेकिन सब लोग अपने अपने काम में जुट रहे हैं। आज क्या स्टेट लीडर्स का टूर नहीं हुआ क्या? आज भी हुआ है, लोग गए हैं। एक एक स्टेट लीडर ने 30-30, 40-40 विधानसभाओं को कवर किया है। हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनका हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहां क्या है कि प्रोग्राम किसका कहां बनेगा ये लीडर नहीं तय करता, ये संगठन तय करता है। और कौन प्रोग्राम किस समय होगा, यहां तक कि रोड शो कहां होगा और पब्लिक मीटिंग कहां होगी, ये भी हम तय करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम कैंपेन को हम थ्रस्ट दे सके। और आप अंजना जी देखते होंगे कि बीजेपी 3 दिन में 2 दिन के अंदर हवा बदलती है। तो कैसे बदलती है? वो ऑर्गेनाइज तरीके से जब हम चुनाव में, तो आप ही शेड्यूल बनाते हैं? नहीं, हम नहीं बनाते हैं, इसके विभाग है, इसके एक्सपर्टीज है। हाँ, मतलब ये कौन सा मंत्री कितनी सभाएं करेगा? ऐसे कोई हमारे बैकरूम जिसको कहिए, वॉर रूम कहिए, जो भी आप कहें, जो भी आप शब्दावली रहे, पीछे से काम करने वाले कम से कम हर चुनाव में 500 कार्यकर्ता होते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन इट। अच्छा, स्टार प्रचारक बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी जिसके लोगों के बीच में मांग है, जो लोग चाहते हैं, जिनको हम आइडियोलॉजी, जिनके माध्यम से हम आइडियोलॉजी पहुंचा सकते हैं, जो लोग वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी डिफरेंट होता है, कई लोग यूपी में कनेक्ट होते हैं और वो तेलंगाना में नहीं होंगे, तो वो वहां स्टार प्रचारक है, वहां स्टार प्रचारक होंगे, वहां नहीं होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के, वो एमपी से लेकर राजस्थान हर जगह आप उनको लॉन्च कर, करेक्ट होता है, तो उपयोग करते हैं लोग, मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो होता है। सब लोग को उस दृष्टि से जोड़ा जाता है। और इसके बारे में भी हम लोग, अच्छा, इसमें एक बात और भी कह दूंगा अंजना जी, कि हम चांस भी देते हैं, नए नए लोगों को चांस भी देते हैं, और उनके परफॉर्मेंस को भी, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। तो हम नए लीडर्स कैसे उभरेंगे, तो इसी तरीके से उभरेंगे। उनको हम कैंपेन में लाएंगे, वो उनको हम कैंपेन के साथ जोड़ेंगे, और धीरे धीरे करके वो ग्रो भी होते हैं और चुनाव भी। जो मैं ये सवाल नड्डा जी आपसे पूछ रही हूँ, इसके पीछे 2 वजह है। देखिए, इस बार आपने एमपी हो जहां 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद आपने उतारे, यहाँ राजस्थान हो जहां पर आपने कई सांसदों को उतार दिया, यहीं पे जहां मौजूद है जयपुर में दिया सिंह, राज्यवर्धन राठौर, इन तमाम सीटों पर उतारा। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये नहीं इन्फोर्स करता है कि स्टेट लीडरशिप में आपको नई जान फूंकने की जरूरत थी? और इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये है कि आप जब इस तरह के फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, तो पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में देखिए सब रन आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहां पर भी गुटबाजी का सामना करना पड़ता है। क्या है इंटरनली उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये जो एमपी एमएलए लड़ते हैं और एमएलए एमपी लड़ते हैं, बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करती है। ये बीजेपी ही है जो 11 के 11 सांसदों को छत्तीसगढ़ से एक साथ नए लोगों को कैंडिडेट बनाती है। ये बीजेपी ही है जो एक साथ कैबिनेट में सारे नए चेहरे लेकर के आ जाती है। ये बीजेपी ही है जो फर्स्ट टाइम को चीफ मिनिस्टर बना देती है। ये बीजेपी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम चुनाव जब लड़ने जाते हैं तो किसकी यूटिलिटी कहां है, इसको हमेशा ध्यान में रखते हैं, और किसको कहां आगे प्लेस करना है, ये भी हम ध्यान में रखते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम चुनाव की दृष्टि से लोगों को लेकर के आते हैं। और आप एक बात तो देखेंगे ना कि जब हम ये लेकर के आते हैं तो कांग्रेस में खलबली होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब वी आर राइट इन अवर स्ट्रैटेजी, और वो कहीं ना कहीं गफलत में पड़ते हैं। और चुनाव क्या है? रणनीति है। मैं बार बार बोलता हूं, वो पर्दे का विषय होता है, समय पर हम पर्दा हटाते हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रैटेजी है। इसमें अगर देखिए, अब हमने 7 सांसद उतारे मध्य प्रदेश में, खलबली मच गई सारे। क्यों मची?
अरे भाई हम अपना घर में आपको किसको कैंडिडेट दे रहे हैं, उससे कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन इसका मतलब आपकी खलबली इस बात को बताती है वी आर राइट इन अवर अप्रोच एंड वी फाइट इलेक्शंस एज इलेक्शंस। ठीक है, रणनीति पर अब बात होती है तो 3 अलग अलग मुद्दे आपने दूसरी बात कही पहले प्रश्न की जो रह गुटबाजी। हाँ, गुटबाजी रन आउट कर रहे हैं यहाँ पर भी, राजस्थान में भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ सर, कई गुट बने हुए हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें समझिए। पहली चीज ये है कि ये जीवंत पार्टी है। जीवंत पार्टी में लोगों को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। मुझे आप एक बात बता दीजिए कि कमांड लाइन किसने डिस्टर्ब की? कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यानी जो फैसला हो जाता है उसके साथ सब चलते हैं। ये कार्डर बेस्ड डिसिप्लिन पार्टी है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा रहेगा क्योंकि जीवंत पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो कुछ लोगों का मत कुछ और हो सकता है, कुछ लोगों का मत कुछ और हो सकता है। लेकिन मान लीजिए एक्स लीडर को कहा गया कि आप यहां सभा में जाओगे, कोई लीडर यहां ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं कह सकता है। इसका मतलब वंस द डिसीजन हैज बीन टेकन एवरीबडी हैज टू ओबे इट। तो इसलिए कोई गुटबाजी नहीं है और हमारे यहां सेंटर इन सारी चीजों को बड़े बारीकियों से देखता है। अगर हमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखता भी है तो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी आयरन आउट करने का काम हमारे केंद्र के नेता करते हैं। अब स्ट्रैटेजी पर आते हैं सर। आपके जो संकल्प है और कांग्रेस पार्टी की गारंटीज है उसमें क्या फर्क है? वो कहते हैं 500 में सिलेंडर देंगे, आप कहते हैं 450 में देंगे। वो कहते हैं इतनी नौकरियां देंगे, आप इतनी देंगे। वो 10,000 गृह लक्ष्मी योजना में देते हैं, आप लाडली स्कीम लेकर आते हैं कहीं पर, और यहाँ राजस्थान में भी महिलाओं के लिए स्कीम है। फर्क क्या है फिर? मतलब फर्क ये है कौन कितना पैसा बांट सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। पहला फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी पहले डोल आउट करती थी, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो आपको हमेशा ध्यान में आएगा, कहेंगे हम ये कर देंगे, हम कर्जा माफ कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सबको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ये सब किया इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो भी कुछ दिया गया वह उस समाज को, उस वर्ग को स्वावलंबी बनाने के लिए दिया गया। जैसे आयुष्मान भारत, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता था तो हमने आयुष्मान भारत शुरू किया। आयुष्मान भारत में भी एक बात ध्यान रखी, इंश्योरेंस नहीं दिया, एश्योरेंस दिया। स्टेट देती है पैसा, हमारे यहां इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। यानी व्यक्ति को लाभ मिल सके, कोई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हम नहीं चला रहे थे। हम स्टेट हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग यू 5 लाख रुपीज। आज उसके चलते क्वालिटी ऑफ लाइफ गरीब आदमी की अच्छी हो गई। हम लोगों ने क्या दिया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए और उनके मन में एस्पिरेशन आया कि अब हमको कुछ और भी खरीदना है, क्योंकि रोटी का इंतजाम, आवास का इंतजाम, इलाज का इंतजाम, पढ़ाई का इंतजाम ये हमारा कर दिया गया है। अब हम स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब मैं कांग्रेस पार्टी पर आपको कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने जो अब ये देना की बात जो शुरू की है वो बीजेपी को कॉपी करना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने पहले डोल आउट किया है। अब उनके समझ में आया कि अब हमको भी स्वावलंबन की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं करते, वो वर्कआउट नहीं करते, इसलिए उनकी स्कीम्स अब उन्होंने कहा कर्जा माफी करेंगे। 19,400 किसानों का डिफॉल्ट हो गया और कुर्की हो गई। तो क्या किया आपने? वर्कआउट नहीं किया। आपने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 पैसा नहीं दिया। आपने कहा हम नौकरी लगाएंगे, आप 1 नौकरी नहीं लगा सके। आपने कहा कि हम इस सेक्शन को इतना फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आप नहीं कर सके, क्योंकि आपने लुभावने नारे लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। बीजेपी ने जो कहा, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, ये सारी योजनाएं धरती पर उतारी गई हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैथमेटिक्स वर्कआउट हुआ था। उनका मैथमेटिक्स वर्कआउट नहीं हुआ, इसलिए काट की हांडी बार बार नहीं। लेकिन नड्डा जी, आप इसको कितना भी सुंदर सुंदर नाम दे दीजिए, अगर आप खाना दे रहे हैं तो आप मुफ्त खाना दे रहे हैं और उसका खर्च स्टेट उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। आप
मतलब विपक्षी पार्टियां करें तो रेवड़ी, आप करें तो लाभार्थियों को हम दे नहीं, रहे जब हैं। आप कहते हो कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, खर्च तो स्टेट पे है ना, ये रेवड़ी है, ये रेवड़ी है। अगर आप इसकी जगह पर ये कहें कि भूमिहीन किसान को हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, तो ये उस वर्ग की आप बात कर रहे हैं जिस वर्ग को कोई नहीं देख रहा है, और उसके कारण हमारी इकोनॉमी को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो उसमें हिंड्रेंस बन रहा है। तो उसको हम जब सपोर्ट करते हैं तो वो हम समाज को, देश को आगे बढ़ाने का काम। ठीक है, अब लगभग जैसे मैं आपको बताता हूं, 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकालना, ये हम नहीं कर रहे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है, IMF ने कहा है 13.5 करोड़। अब ये एम्पावरमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देखिए, इस बार की दिवाली में रिकॉर्ड लोगों ने खरीदारी की है। कैसे की है? कि जब उनके रोटी कपड़ा मकान की बात कंप्लीट हो गई तो उनके पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट था, जिसको 2 वक्त की रोटी को खाने के लिए जूझते थे, उससे जब वो निकल आए तो वो आगे की बात सोचने लग गए। तो ये है एम्पावरमेंट। और आप रेवड़ी बांट रहे हो, और रेवड़ी में हमको भी रेवड़ी मिल जाए तो क्या क्या इसको क्या बोला जाएगा? चलिए ठीक है, अगर अब इससे आगे बढ़े तो तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से वादे कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से आप उसमें क्या ऐड करते हैं? हिंदुत्व की पिच। अब सवाल, अब क्यों मैं बोल रही हूं, मैं पूछती हूं आपसे। कन्हैया लाल की बिहेडिंग का जो टेलर थे उदयपुर में, कन्हैया लाल जी का परिवार अभी भी 18 महीने बाद सर इंसाफ का इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ की सरकार से पूछिए तो वो फौरन कहते हैं कि ये तो NIA जांच कर रही है, NIA को उन्हें सजा दिलानी है। तो आप इस मुद्दे को क्या हिंदुत्व की पिच पर उतार रहे हैं चुनावों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, फैक्ट ऑफ द केस समझ लीजिए। शायद 2022 में जून में ये घटना घटी जी, 2022 में ही 18 महीने 18 जून में घटी थी, और जुलाई में ये NIA को केस दे दिया गया। दिसंबर में NIA ने चार्जशीट फाइल कर दी है, दिसंबर में 2022। अब स्पेशल कोर्ट बनना है और स्पेशल कोर्ट में केस होना है। स्पेशल कोर्ट गहलोत सरकार ने बनाना है, और गहलोत सरकार को स्पेशल कोर्ट बना करके इस केस को लगाना है। लॉ स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को इसको इंप्लीमेंट करना है। ये हमेशा झूठ बोलना, गफलत में डालना, गुमराह करना, ये इनकी आदत है। NIA हैज डन द जॉब नाउ। दिस स्पेशल कोर्ट इज टू बी सेट अप बाय the outgoing government of गहलोत। आपने डिसाइड कर दिया? लोगों ने डिसाइड कर दिया। तो ये जो काम था इनका, इन्होंने नहीं किया, इस कारण से उसको न्याय नहीं मिल पाया है। ये कानूनी पेचीदगियों को कोई तारीख से, मैंने तो आपको डेट वाइज बता दिया कि क्या हुआ है। तो अब ये द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उनको स्पेशल कोर्ट बनाना है, वो अब उनका टाइम जा चुका है। हम आएंगे, बनाएंगे, और टाइम पर इसका फैसला। दूसरा बॉल जो आप हिंदुत्व की पिच पर बॉलिंग करते हैं, हिंदुत्व का, सुनिए ना सर, ये वाला 2008 के जयपुर धमाके, हम लोग जिस जयपुर में मौजूद हैं, हनुमान मंदिर पर संगनेरी गेट के सामने 2008 13 मई के धमाके, उसको आप 2023 के चुनाव में उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठाए? क्यों? इसलिए कि आज भी ये केस अपील के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये 2008 का केस खराब किसने किया? आज एडवोकेट जनरल क्यों नहीं, जब हम रिव्यू पिटीशन की बात करते हैं तो क्यों नहीं उसको आगे परस्यू करते हैं? ये इशू है कि नहीं है? इस इशू को हमको लाना है कि नहीं लाना है? जयपुर ब्लास्ट में जिन लोगों ने जिन्होंने ये क्राइम किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, तो हम इस आवाज को उठाएंगे। और आप इस आवाज को दबाने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स करते हो, ये जनता के बीच में ले जाना मेरा काम है कि नहीं है? तो हम करेंगे ही करेंगे। और ये हिंदू पिच का सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीयता का सवाल है। दिस इज एन इशू ऑफ नेशनलिज्म। नेशन वीक होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रोत्साहन देना, इसको मैं एंटी नेशनल एक्टिविटी समझता हूं, और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसको मैं एंटी नेशनल इश्यू समझता हूं। बनारस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लखनऊ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लोग पकड़े गए थे, उनको ऊपर केस हो गया था, उनको सजा सुना दी गई थी। अखिलेश ने विड्रॉ करने के लिए अपील की थी। हम लड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं लोगों को कि ये कैसा तरीका है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत पर कि एंटी नेशनल एक्टिविटी उनकी सरकार कर रही है। जो देखिए, इस देश के अंदर कोई बॉम्ब फोड़े और वो पकड़ा जाए, उस पर केस हो, केस में बरी हो जाए, बरी होने का कारण ये बने कि आपके लॉयर्स ने ठीक ढंग से केस को परस्यू नहीं किया, आपने उसको डिफेंड नहीं किया, उसके बाद रिव्यू के लिए जाए,
उस रिव्यू को आप परस्यू न करें, तो हम क्या कहें कि आपने बड़ी राष्ट्रभक्ति दिखाई है? हम ये कह सकते हैं क्या कि आपने राष्ट्रभक्ति दिखाई है? ठीक है, शब्द अच्छा नहीं लगता होगा कि एंटी नेशनल हम बोल रहे हैं, लेकिन समाज को विघटन करने में तो उपयोग हो ही रहा है इसका, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तीसरी बॉल जो हिंदुत्व के पिच पर हो रही है सर, वो है आप लोग जो ये तीसरा मुद्दा उठा रहे हैं कि हिंदू त्योहार नहीं मना सकते। सारे हिंदू तो त्योहार मना रहे राजस्थान में कहां मना पाए? रामनवमी का जुलूस शोभा यात्रा रोक दी गई, कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं दिया गया। यहां सरकारें कांवड़ यात्रा को फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए रास्ते बनाते हैं, उनको ठहरने के लिए व्यवस्था करते हैं। ये सरकार का काम है। सरकार ने उनको बैन कर दिया, उनको बनाने नहीं दिया गया, उनको यात्रा निकालने नहीं दी गई। और ऑन रिकॉर्ड मैं बोलना चाहता हूं अंजना जी, पीएफआई के लोगों को भाषण देने का मौका और जुलूस निकालने का मौका इस गहलोत की सरकार ने किया है, विच इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है ये? और हम इसकी आवाज ना उठाएं, हम लोगों को ये बताएं नहीं? क्यों नहीं बताएंगे? ये देखिए, शासक वो होता है जो सबको बराबर दृष्टि से देखे। शासक वो होता है जो रोके तो सबको रोके, और अगर वो सपोर्ट करता है तो सबको बराबर का सपोर्ट करे। जब आपकी नीयत डगमगा जाती है, किसी एक धर्म विशेष को आप प्रिविलेज देते हो और किसी एक धर्म विशेष को आप रुकावट डालते हो, तो ये आपकी नीयत में खोट है, और इस खोट को राजस्थान की जनता को बताना मेरी जिम्मेवारी है। तो इसी के सिक्के के दो पहलू हैं। आप कह रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस हिंदू मुस्लिम कार्ड। हम कहां ध्रुवीकरण कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि हिंदू सारे हम कहां ध्रुवीकरण कर रहे हैं? यात्रा निकल रही थी, रोका किसने? कांवड़ निकले थे, क्या गहलोत सरकार ने कोई पैसे दिए थे उनको कि तुम कांवड़ निकालो? ये तो लोगों की आस्था थी। रोका किसने? आपकी सरकार ने रोका, मतलब गहलोत की सरकार ने रोका, पुलिस ने रोका। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? आपने शिवालय 300 साल का मंदिर आपने तोड़ दिया, आपने राम का मंदिर तोड़ दिया। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ध्रुवीकरण गहलोत सरकार कर रही है। और हम तो वी आर रेजिंग द वॉइस ऑफ द पीपल। हमने तो कभी नहीं कहा कि कोई ईद न मनाए, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपको ईद के मनाने की फैसिलिटी नहीं है। और एक पिच बना रहे हैं राहुल गांधी भी, और वो पिच कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के लोग बना रहे हैं, और वो पिच है जिस पर उनकी बॉलिंग हो रही है, वो है कास्ट सेंसस। वो कहते हैं बीजेपी इस पर बैकफुट पर है। कोई बैकफुट पर नहीं है, कोई बैकफुट पर नहीं है। ओबीसी के लिए और सभी समाज के लोगों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है, किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ऑन रिकॉर्ड, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना, इसमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी जातियों के लोग हैं। उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देना, इसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 11 करोड़ लोगों को, किसानों को सम्मान देना, इसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी लोग हैं। हमको कभी भी इस तरीके का हम लोगों ने कभी ये लड़ाई नहीं लड़ी। और मोदी जी ने हमेशा स्पष्ट रूप में कहा है कि सबसे बड़ी जाति है तो वो गरीब है, उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना। नड्डा जी, इस देश में इसको दुर्भाग्य समझा जाए, जो भी समझा जाए, जात के आधार पर वोटिंग होती है, और उसको विपक्षी गठबंधन, आप देखिए नीतीश कुमार ने बिहार में लागू कर दिया। ऐसे ही वहां पर बघेल साहब कह रहे हैं कि हमारा तैयार है, वहां कर्नाटक में वो कह रहे हैं, यहाँ राजस्थान में कह रहे हैं। ऐसा है, इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है कास्ट। वो अच्छी बात है, डाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दे हैव मिस्ड द बस। ये बस ये इनसे छूट चुकी है। ये बेचारे नारे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से कुर्सी तक पहुंचा जाए। इनको कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी has got no moral authority before he speaks against his great grandfather. He has got no moral authority to talk about OBC. अगर वो अपनी दादी के खिलाफ नहीं बोलता, उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि उसके पूज्य पिताजी ने ओबीसी का विरोध पार्लियामेंट के अंदर किया था। आज आप ओबीसी के कार्ड को लेकर के चल करके राजनीति गरमाने की कोशिश कर रहे हो। काट की हांडी, मैं बोलता हूं, बार बार नहीं चढ़ती। काका कालेलकर के ऊपर कौन बैठे रहे 11 साल? इनके पर दादा, पर नाना जवाहरलाल नेहरू बैठे रहे फॉर 11 ईयर्स। 1953 में कमीशन आई, 1964 में वो बेचारे इस दुनिया से गए। वो प्राइम मिनिस्टर थे। काका कालेलकर की
रिपोर्ट पर बैठे रहे। मंडल कमीशन 80s में आ गया था। पहले नानी बैठी रही, दादी बैठी रही, सम्माननीय लेट मिसेस इंदिरा गांधी, और उसके बाद उनके पूज्य पिताजी बैठे रहे और ओबीसी के खिलाफ उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। आप पहले उसके लिए सॉरी बोलिए ना। आप क्यों नहीं माफी मांगते हैं लोगों से कि हमारे दादा पुरखे जो थे उनको अक्ल की थोड़ी सी कमी थी, अब मेरे में आई है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोले वो बताएं। तेलंगाना में आप लोग केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा कि केसीआर संपर्क कर रहे थे, वो चाहते थे कि एनडीए में शामिल हो। पीएम ने, प्रधानमंत्री ने खुद कहा। केसीआर के सुपुत्र केसीआर सब कह रहे हैं कि ये तो कोई फिल्मी कहानी है, इनको स्क्रिप्ट राइटर बन जाना चाहिए। ऐसा है, सच क्या? ऐसा है, सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी ने हमसे भी चर्चा की थी और उन्होंने कहा कि इस तरीके का विषय आ रहा है। पार्टी में इस पर गहन चिंतन हुआ, सीनियर पार्लियामेंट्री पार्टी के नेताओं के बीच में भी चर्चा हुई, सब लोगों के साथ चर्चा हुई और हम इस ओपिनियन के आए, प्रधानमंत्री जी और हमने उस विषय को कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे। केसीआर कविता उनसे याद आई, उनकी बेटी, उधर बघेल साहब, इधर वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे। चुनाव के वक्त आपकी एजेंसीज एक्टिव हुई और ये आरोप लगा कि आप एजेंसी के इस्तेमाल से विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन के पहले। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में ईडी अपना काम करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये पकड़ाते हैं। अब बघेल साहब की बात कीजिए। बघेल साहब ने जिससे फोन पर बात की और जिसने फोन पर बात की वो सर्विलेंस पर था। अब इलेक्शन टाइम में इन्होंने उससे पैसा मांगा, वो सर्विलेंस में आ गया। अब वो ट्रेल पहुंचते पहुंचते बघेल साहब तक पहुंच गई। अब बताओ ईडी का क्या दोष है? टेलीफोन पे बात करो तुम, आप मांगो पैसा, आपके नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करें, वो सर्विलेंस में आ जाए, ईडी एक्शन नहीं लेगी क्या? कविता की बात लीजिए आप। आफ्टर ऑल ये जो पूछताछ उनसे हो रही है, वो पूछताछ के खिलाफ वो कोर्ट में क्यों नहीं जाती है? लेकिन फिर सर वो कह रहे हैं ना कि नरेंद्र तोमर आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। उसी दिन एफआईआर लॉन्च हुई है और उसी दिन उस पर कॉग्निजेंस लिया गया है और उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है और ये बाकायदा नरेंद्र तोमर जी ने किया है। अब बघेल साहब बोले ना कि बघेल साहब ने एफआईआर लॉन्च कराई कि मेरा गलत केस हो रहा है, ये हमने पैसे नहीं मांगे हैं। कराए ना एफआईआर, तो चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं कराया एफआईआर? क्यों बचते फिरे? कविता क्यों नहीं गई है कोर्ट में और क्यों नहीं उसने एफआईआर लॉन्च की है कि मुझे गलत ढंग से तंग किया जा रहा है? नरेंद्र तोमर तो गए। तो ये डिफरेंस है ना। ठीक है, अब 5 राज्यों के अंत के सवाल की तरफ आते हैं। 5 राज्यों में कितने राज्यों के आप आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे? देखिए, हम राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं, हम एक डिसाइसिव फोर्स की तरह तेलंगाना में आ रहे हैं और हम मिजोरम में भी वापस एनडीए आएगी। राजस्थान में सीएम किसको बनाएंगे? ये तो हम लोग समय पर तय करेंगे। तो कुछ तो होगा, कुछ तो बताइए। देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ अनफोल्ड, कौन आगे चल रहा है रेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अंजना जी आपसे मैं ऑन रिकॉर्ड ही बोल देता हूँ, मैं सब लोगों को बोलता हूँ। देखिए, मैं संगठन का आदमी हूँ, लंबे समय से मैंने संगठन का काम किया है जी। मैं सबको बोलता हूँ, इस तकलीफ में मत पड़ो। हमारे यहाँ फैसला 15 से 20 मिनट के अंदर होता है और जब होता है तभी होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। तो जिस दिन होगा हम आपको 15 मिनट बाद जरूर सूचित करेंगे।